नमस्कार। वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज बड़ा स्पेशल दिन है। आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन है। तो मैं और रणदीप जी पहले तो उनको विश करते हैं। मैं विश कर रही हूँ मोदी जी, जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। और महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। आपने जो हमारे लिए किया है, मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। रणदीप जी, ओवर टू यू। नमस्कार ईशा जी। और आज के इस दिन पे मेरी तरफ से भी मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो बहुत बहुत लंबे काल तक माँ भारती की सेवा करते रहें, यही हम आशा करते हैं और यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। जी। अच्छा, आज ना हम अ, आज का दिन है। आप लोगों को लगेगा कि हम मोदी जी के बारे में बात करने आए, मगर नहीं। आज हम लोग एक और ही टॉपिक लेके आ रहे हैं जो बहुत हॉट है अभी। और यूपी की इलेक्शंस तक वो चलता ही रहेगा और उसके बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि योगी जी बड़े प्रिय है हमारे लुटियंस के, हमारे ऑपोजिशन के। जो भी काम करते हैं वो तो प्रिय है ही उन लोगों के, और उनके ऊपर कटाक्ष तो होता ही रहता है। तो आज मैं रणदीप जी से जो सवाल पूछूंगी और जिसपे वो चर्चा करेंगे वो है, क्या योगी जी सांप्रदायिक है? इसी कम्युनल, मतलब एवरीवन सेज दैट ही इज कम्युनल। रणदीप जी, आपका क्या कहना है? जी ईशा जी, एक्चुअली ये आपने बहुत ही कॉन्टेक्चुअल सब्जेक्ट को आज चुना है। तो इस पे अभी अब ये एकदम, ये एक तो यूपी के चुनाव आ रहे हैं और ये मुद्दा इसीलिए अभी उठा है क्योंकि योगी जी ने अपने 30-40 मिनट के स्पीच में एक वर्ड अब्बा जान बोल दिया था। तो उसको लेके इतना जो उबाल आ गया है ऑपोजिशन में, तो उसको लेके हम आगे चर्चा करते हैं आज। तो एक तो ये जो ऑपोजिशन का ने जो घेराव कर लिया है, घेर रखा है योगी जी को, और उनको एक तरह से स्टैम्प किया जा रहा है कि वो सांप्रदायिक हैं। तो एक ये तो है पॉलिटिकल चार्ज, ठीक है ईशा जी। अब इसको हम तथ्यों के आधार पे इसका मूल्यांकन करते हैं। तो अभी कल ही एक्चुअली कोइंसिडेंटली रिपोर्ट आई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की। मतलब वो रिकॉर्ड, ये जो मतलब हर साल वो रिपोर्ट देते हैं कि क्राइम देश में किस किस टाइप के क्राइम्स हुए पूरे देश में पिछले साल। सो 2020 में मैंने नोट किया, और आपने भी पढ़ा होगा, ये इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर आई थी और मेरे ख्याल और अखबारों में भी खबर आई होगी कि अराउंड 857 कम्युनल क्राइम्स, कम्युनल राइट्स हुए 2020 में ईशा जी। आपको जान के हैरानी होगी कि नंबर 1 पे दिल्ली है, दिल्ली स्टेट है। और ये प्राइमरली इसीलिए है क्योंकि दिल्ली राइट्स हुए थे। तो दिल्ली राइट्स की चलते दिल्ली में 520 कम्युनल राइट्स हुए हैं। नंबर 2 पे है बिहार, जहां 116 क्राइम्स हुए हैं। नंबर 3 और 4 पे है झारखंड और हरियाणा। और नंबर 4 पे है महाराष्ट्र। और आपको जान के हैरानी होगी, और इनफैक्ट मैं आपको दावा देता हूं, आप गेस कीजिए कि यूपी में कितने कम्युनल राइट्स हुए। मतलब आपको असम। जान के हैरानी कि यूपी में जीरो जीरो कम्युनल हुए हैं 2020। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि अगर योगी जी भड़काऊ होते, सांप्रदायिक होते, तो क्या कोई भी कम्युनल राइट ना होता यूपी में। और खास करके ये साल तो इलेक्शन ईयर है। तो अगर उन्होंने ध्रुवीकरण करना होता तो सबसे बेस्ट तरीका था कि कम्युनल राइट्स करवा देते। तो छोटे छोटे करवाते, पर एक भी छोटा कम्युनल राइट भी नहीं हुआ। तो एक तो ये सीधा क्लियरली जवाब है ऑपोजिशन को तथ्यों के आधार पे कि योगी जी सांप्रदायिक नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ईशा जी, कि देखिए हमारे देश में जब से मोदी जी आए हैं, अनगिनत वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं। अराउंड 450 वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो सब्सिडीज जो हैं वो डायरेक्टली जैम के थ्रू गरीबों के अकाउंट्स में जा रही है। हमारे यहाँ स्कीम्स है, PMAY है, आवास योजना की है, टॉयलेट्स बनाने की स्कीम्स चल रही हैं, जल शक्ति अभियान चल रहा है।
कहीं पर भी किसी भी स्टेट में, और यूपी तो खैर सबसे बड़ा स्टेट है, तो यूपी का ही ले लीजिए उदाहरण कि एक भी कंप्लेंट आई है कि फेथ के बेस पे इनजस्टिस हुआ हो विद रिगार्ड्स टू दीज स्कीम्स? वो जीरो, नील। तो जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास है, वो क्लियरली दर्शाया जा रहा है पूरे ऑल इंडिया में, और खास करके यूपी में, जहाँ पे nearly 20% ऑफ द 17 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण। अब ये तो रहे तथ्य, ठीक है, तो तथ्यों से तो क्लियर हो गया कि सांप्रदायिकता यूपी में किस लेवल पे है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो लेवल पे है। अब हम आते हैं पॉलिटिकल चार्ज पे। तो बात ये है ईशा जी, आपने सुना होगा गोएबल्स का। गोएबल्स जो थे वो हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे। उनकी मोटी मोटी दो सिद्धांत थे उनकी प्रोपेगेंडा के। एक तो सिद्धांत ये था कि झूठ को हजारों बार बोलोगे तो वो सच बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये सिद्धांत था उनका सबसे बड़ा कि जो आप खुद गलती करते हो ना, वो ऑपोजिशन के सर पे मर दो, और मरते जाओ ताकि वो जनता फिर जान ले कि ऑपोजिशन ने ही वो गलती की है। ये एग्जैक्टली दो पॉइंट्स पे ऑपोजिशन खेल रहा है। वो पूरी गोएबल्स की जो स्ट्रेटजी है वो अपना रहे हैं। तो आप देखिए कि सब मिलके योगी जी पे ब्लेम डाल रहे हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि जो मैंने बोला, खुद जो गिल्टी हैं उसके लिए योगी जी को ब्लेम कर रहे हैं। तो अब हम उस पे आते हैं, आप एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे टॉप पे पोजीशन रही है प्रधानमंत्री की, जो यूपीए से शासनकाल में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने क्या बयान दिया था? उन्होंने एक बयान दिया था कि इंडिया के रिसोर्सेज पे, नेशनल रिसोर्सेज पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये बहुत ही गलत बयान था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बयान था, और ये संविधान बयान था, और ये टोटली कम्युनल बयान था। लेकिन मनमोहन सिंह जी कम्युनल नहीं है, यूपीए कम्युनल नहीं है, योगी जी कम्युनल है, क्योंकि वो अब्बा जान बोलते हैं। तो ये तो एक हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये टॉप जो यूपीए की लीडरशिप की बात कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सोनिया गांधी, जो इवन मनमोहन सिंह जी से भी ऊपर है, प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं। वो प्रेसिडेंट रहे ना रहे, टॉप पे वही रहेंगी यूपीए के, ये भी क्लियर है। उन्होंने दिसंबर 2019 में रामलीला मैदान में एंटी सीएस के जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसमें उन्होंने बयान दिया कि लोगों को भड़काया कि आप स्ट्रीट्स पे उतर आओ, ये हमारी आइडेंटिटी की लड़ाई है, ये बोला। मतलब ये डॉग विसल भी नहीं है, स्ट्रेट अवे इंस्टिगेट किया लोगों को। और उससे क्या हुआ कि 2 दिन के बाद ही शाहीन बाग के प्रोटेस्ट शुरू हुए, और उसके 2 महीने बाद दिल्ली राइट्स हो गए। पर सोनिया जी कम्युनल नहीं है, योगी जी कम्युनल है, क्योंकि वो अब्बाजान बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उन्हीं के एक बड़े लीडर कमलनाथ का। आपको याद होगा जब एमपी के इलेक्शन हुए, कमलनाथ जी ने क्या बयान दिया था कि हमारे को 90% मुसलमानों के वोट पड़ने चाहिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ये बयान दिया। हाँ, लेकिन वो कम्युनल नहीं है, योगी जी कम्युनल है, क्योंकि वो अब्बाजान बोलते हैं। अब हम यूपी पे आते हैं। मजेदार बात तो यूपी की है। अब 2019 के चुनाव में मायावती जी ने क्या बयान दिया? मुसलमानों को डायरेक्ट अपील की कि हमें वोट दो, डायरेक्ट अपील की, टीवी पे भी देखा। लेकिन वो कम्युनल नहीं है, वो कम्युनल नहीं है, योगी जी कम्युनल है, क्योंकि वो अब्बाजान बोलते हैं। अभी इस चुनाव में चाहे वो मायावती जी हो या अखिलेश जी हो, वो ब्राह्मण की कॉन्क्लेव्स कर रहे हैं, ब्राह्मण्स को वो करने के लिए। मतलब शरेआम हो रहा है। कोई भी पत्रकार, कोई भी उनको कास्टिस्ट नहीं बोल रहा है, कोई भी उनको कम्युनल नहीं बोल रहा है। वो कम्युनल नहीं है, बट योगी जी कम्युनल है, क्योंकि अब्बाजान बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं वो। अच्छा, ब्राह्मण्स के सॉरी,
ब्राह्मण्स का जो आपने ये बोला है, तो आप अगर ट्विटर पे देखेंगे तो ब्राह्मण हेट, डाउन विद ब्राह्मणिज्म, ये सब चलता रहता है और इन्हीं के सपोर्टर्स करते हैं और इन्हीं के लीडर्स भी गाली देते हैं। और देखिए जब बिल्कुल। इलेक्शंस में उनको वोट चाहिए तो कैसे पलटी मारते हैं। मगर हाँ, जैसे आपने बोला योगी जी कम्युनल है, क्या बोलेंगे इन हाँ, लोगों को? नहीं तो वही 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 मैं बोल रहा हूँ ना। तो अब आप देखिए, इस बार ओवैसी जी यूपी में क्या बोल रहे हैं कि हमें मुसलमान चीफ मिनिस्टर चाहिए। ये अभी बयान दिया उन्होंने शरेआम, लेकिन वो कम्युनल नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई आउटरीच नहीं है। कम्युनल है योगी जी बिकॉज वो अब्बाजान बोलते हैं। अब आप देखिए अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, उन्होंने 25% जो स्कीम्स थे रिजर्व किए, जो गवर्नमेंट स्कीम्स थे रिजर्व कर दिए मुसलमानों के लिए। लेकिन वो कम्युनल नहीं है, योगी जी कम्युनल है। उन्होंने 18% रिजर्वेशन इन जॉब्स मुसलमानों के लिए करने का प्रयास किया, वो तो कोर्ट ने रोक दिया। अब आप देखिए कब्रिस्तान और शमशान का जो बात हुआ था, वो बात क्यों उठा था? वो बात इसलिए उठा था क्योंकि अखिलेश जी 300 करोड़ सालाना कब्रिस्तान के लिए उन्होंने बजट में एलोकेट कर रखा था। तो वो कम्युनल नहीं है, पर योगी जी कम्युनल है। तो अब ये ईशा जी हमें समझना चाहिए और देशवासियों को समझना चाहिए कि कम्युनल पॉलिटिक्स खेल कौन रहा है, कास्टिस्ट पॉलिटिक्स खेल कौन रहा है। वो खेल रही हैं ऑपोजिशन। हाँ, लेकिन घेरे में कौन आ रहे हैं? सीएम्स और जो लीडर्स हैं योगी जी जैसे, क्योंकि वो उन उन पॉलिसीज के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं। और मुझे तो थोड़ा सा ये भी है, बीजेपी को ये समझना पड़ेगा कि ये उनको क्लियरली बोलना, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि हमें कम्युनल इसलिए ठहराया जा रहा है क्योंकि हम बोल रहे हैं अगेंस्ट द कम्युनल पॉलिसीज ऑफ यूपी एंड ऑपोजिशन। बट वो जो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कम्युनल पॉलिसीज और करना चाह रहे हैं, वो कम्युनल नहीं है, क्योंकि वो चुपचाप करते जा रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये समझने की बहुत जरूरत है हमारे दर्शकों को कि ये ठप्पा योगी जी पे क्यों लग रहा है। योगी जी पे इसीलिए ये ठप्पा लग रहा है, मैंने जैसे बोला कि वो वो बोल रहे हैं ये गलत काम हो रहा है, जो इनजस्टिस हो रहा है, जो तुष्टीकरण हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। तो ये जो, अब मैं वापस आता हूँ गोबल्स स्ट्रेटेजी पे। तो गोबल्स के क्या स्ट्रेटेजी, वही वही बिल्कुल यूपीए वही, और ये ऑपोजिशन वही कर रही है कि गलत काम तो खुद कर रहे हैं, तुष्टीकरण खुद कर रहे हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स खुद खेल रहे हैं, लेकिन डाल रहे हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स ही नहीं खेल रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन ढाला जा रहा है योगी जी। अच्छा, योगी जी बेबाक लीडर हैं बीजेपी के। वो एकदम सच बोलते हैं, वो सोचते नहीं है ज्यादा, जो बात उनको सच लगती है। ही इज अ वेरी जैसे कहेंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। तो वो एट दिस स्टेज ही इज नॉट दैट डिप्लोमेटिक, एंड मे बी हमें चाहिए भी नहीं। कितने लोग डिप्लोमेटिक चाहिए? कुछ तो ऐसे लोग भी चाहिए जो बेबाक हो, जो ऑनेस्ट हो, एकदम स्मूफट हो, बोल दें सच, क्योंकि उनके मन में कुछ गलत नहीं है। तो ये बेसिकली, और इनफैक्ट मैंने काफी रिसर्च की योगी जी पे। इनफैक्ट मेरी जो बुक है द क्रूसेडर, हाउ मोदी वन 2019 इलेक्शंस, उसमें मेरा एक चैप्टर पूरा यूपी एंड योगी जी पे डिवोटेड है। वो 2017 में जो इलेक्शन हुआ यूपी का, वो कैसे जीते, आई मीन वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक इवेंट था। वो मैंने कैप्चर किया था पूरा। तो उसमें जो मैंने एनालाइज किया है, जो मुझे लगता है ईशा जी कि योगी जी बेबाक तो हैं, और मतलब एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन शुड बी कि योगी जी को इतना गुस्सा क्यों आता है। तो जो एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस ये है ईशा जी, जो मैंने थोड़ा पढ़ा है उनके बारे में और जो भी रिसर्च किया है, कि बेसिकली उनको रोष है उन पॉलिटिकल पार्टी से जो तुष्टीकरण कर रहे हैं और जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेल रही हैं, जो कास्ट बेस पे डिवाइड कर रहे हैं लोगों को, जो जो कम्युनल बेसिस पे डिवाइड, एक वेज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वो रोष जो है वो इतना तीव्र है उनका, और वो बेबाकी से बोल रहे हैं, बिकॉज यू नो द पॉइंट इज कि एनी ऑनेस्ट यू नो पेट्रियट, और जो भी देशभक्त होगा ऑनेस्ट, उसको ये बात बहुत चुभेगी। और मुझे लगता है कि उनको ये बात बहुत चुभती है, क्योंकि क्योंकि ये देश को फॉलो करती है। दिस वीकन्स द नेशन, दिस यू नो हॉलोज द नेशन। ये दीमक की तरह है डिवाइसिवनेस। और इनफैक्ट आपने सबने हम सबने हिस्ट्री पढ़ी है कि अगर हिंदुस्तानियों को किसी ने हराया तो हिंदुस्तानियों ने ही हराया। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, बट ये सही बात है, और आगे भी ऐसे ही होगा। हम विश्व गुरु बन सकते हैं, लेकिन नहीं बनेंगे तो हमारी अपनी वजह से ही नहीं बनेंगे। तो जैसे सॉरी मतलब जैसे आप अगर देखेंगे तो योगी जी का वो योगी जी को क्रिटिसाइज अगर ऑपोजिशन करता है तो आप देखेंगे राइट विंग भी बहुत करता है। और राइट विंग जो इतना उतावला है ना, उनको क्या लगता है कि जादू की छड़ी है योगी जी के हाथ में, मोदी जी के हाथ में, और इंस्टेंटली सब कुछ हो जाएगा। तो ये मतलब उनको भी समझना चाहिए कि आप खड़े रहिए ना, सपोर्ट में, सपोर्ट तो करिए। उसमें दो बातें हैं ईशा जी। एट दैट लेवल, जब आप सीएम या पीएम के लेवल पे हो, तो आप संविधान के दायरे में आपको काम करना होता है, यू नो, और करना होता है। मतलब ऐसा जबरदस्ती नहीं है। मतलब मोदी जी ने तो खुद बोला है कि संविधान ही मेरी यू नो बाइबल है, या संविधान ही जो मेरी एक ही पुस्तक है, जो संविधान जो हमारी पुस्तक है। तो वो तो एक तो उसके उसके दायरे में, वो जब वो प्रधानमंत्री या सीएम बनते हैं तो एकदम उनका फोकस होता है कि संविधान के दायरे में करना होता है। और दूसरी बात है जो स्ट्रेटेजिक, ईशा जी, एक इंग्लिश में बहुत फेमस फ्रेज है कि यू मस्ट चूज योर बैटल्स। तो आपको ये नहीं है कि हर लड़ाई लड़नी है, यू नो, हर लड़ाई एक ही आदमी नहीं लड़ सकता। अब एक 1.35 करोड़ का लोगों का नेशन है, और हर काम मोदी जी नहीं कर सकते हैं। और कुछ काम तो इनफैक्ट कुछ तरीका है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्राइब किया है प्रोसेस फॉर एवरीथिंग, सो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। अब आप देखिए राम मंदिर में बीजेपी ने क्या किया। राम मंदिर में ये हुआ कि जो पहले की सरकारें थी वो केस को आगे ही नहीं बढ़ने दे रही थी। तो वो ब्लॉक कर रखे थे कि वो केस जा ही ना, वो सुनवाई ना शुरू ना हो, यू नो, सुप्रीम कोर्ट में किसी ना किसी तरह ब्लॉकेज डालते रहिए, बैरियर्स डालते रहिए। बीजेपी, मोदी जी ने क्या किया, वो बैरियर्स हटा दिए। मोदी जी ने खुद नहीं जजमेंट दिया है, मतलब उन्होंने क्या किया है कि बैरियर्स हटा दिए, ताकि वो एक बार जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाए। और 2014 से तभी 2019 इतना टाइम लग गया उसमें, 5 साल लगे, 6 साल लगे। तो वैसे ही अभी एक बहुत ही बहुचर्चित जो सब्जेक्ट है टेम्पल्स को लेके, आई थिंक वो बिल्कुल सही है, डिमांड बहुत सही है, और वो भी यू नो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिकॉज इफ वी आर ट्रूली सेक्युलर, देन जो स्टेट का कंट्रोल है वो टेम्पल्स पे नहीं होना चाहिए, जैसे कि वो अदर फेथ्स में नहीं है। बट आई थिंक इट हैज टू गो थ्रू इस प्रोसेस। वो लीगल प्रोसेस है, जैसे भी है। बहुत सारे मैं देखता हूँ कुछ एक्टिविस्ट हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सॉरी ईशा जी, तो वो आई थिंक इट्स मूविंग ऑन द राइट कोर्स, एंड आई थिंक ओवर पीरियड टाइम उसमें भी क्लैरिटी आएगी, और उसमें भी यू नो जो समानता होनी चाहिए वो इवेंचुअली मिलके ही रहेगी, मेरा ये मानना है। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे। ये देखिए, आप देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि सांप्रदायिक कौन है, कम्युनल कौन है, कौन नहीं है, ये बात तो हमने नोटिस किया है कि मुस्लिम्स को फेवर करना ये पॉलिटिकल पार्टी सीना ठोक के करते हैं। उसके बाद कास्ट, लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट में डिवीजन ये लोग सीना ठोक के करते हैं। और दोष लग जाता है कि भाई पोलराइजेशन। मैंने कुछ दिन पहले पूछा था, ये पोलराइजेशन एक्चुअली इसको नहीं बोलते, ये एंटी पोलराइजेशन है। व्हाट डू यू थिंक? ये एंटी पोलराइजेशन, इट इज अ रिप्लाई
It is a reply to the polarization that is being given by these people. देखिए ईशा जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। अब मैं जनरल बात करता हूँ ईशा जी, कहीं भी इनजस्टिस होगा तो इनजस्टिस वो दिखेगा, वो चाहे माइनॉरिटी पीसमेंट हो, वो चाहे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो, वो इनजस्टिस तो दिखेगा ही। और जब वो इनजस्टिस दिखेगा तो रोष पैदा होगा, और जब रोष पैदा होगा तो उसके अगेंस्ट रिएक्शंस होंगे, पुशबैक होगा, तो वो तो होना ही है, उसको आप रोक। और अब और आप ये एक और चीज देखिए, मैं एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो गोएबस की स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रखी है ऑपोजिशन ने, वो जो झूठ बार बार बोलते रहने का, अपनी गलतियां औरों के मतलब बीजेपी या मोदी जी या योगी जी या अमित शाह के ऊपर तो क्या बोलते हैं, थोप देने के लिए ऑपोजिशन पर इसमें फेल हो रहा है। वो क्यों फेल हो रहा है? वो इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजी तो अडॉप्ट कर ली, पर जो आज का एनवायरनमेंट है वो वाला एनवायरनमेंट नहीं है जिसमें हिटलर सक्सीड कर गए थे। उस समय एनवायरनमेंट था स्टेट कंट्रोल का, उन्होंने मीडिया भी कंट्रोल कर रखा था, जुडिशरी भी उनके कंट्रोल में थी, इसलिए वो जो बोलते थे मीडिया भी वही करता था, जुडिशरी भी वही करती थी, तो पब्लिक को लगता था कि हाँ भाई क्योंकि सभी कर रहे हैं तो ठीक ही है। लेकिन इंडिया इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। इंडिया में अगर लुटिन्स मीडिया है तो नेशनलिस्ट मीडिया भी है, जुडिशरी हमारी एकदम फ्री है, तो हमको हर तरह के नैरेटिव्स पता लगते हैं। तो इंडिया की जो जनता है विच इज एक्सट्रीमली वेल इन्फॉर्म्ड, मतलब वो बहुत समझदार जनता है, इसलिए जनता है कि हम प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, हमें हर तरफ से हर नैरेटिव का पता लगता है। तो इसलिए ऑपोजिशन फेल हो रहा है क्योंकि उनका झूठ जो है पकड़ा जा रहा है। जैसे आप एक मतलब बहुत बड़ी देशभक्ति का काम कर रही हैं कि आप भी जो फेक नैरेटिव है उसके अगेंस्ट आप अपना चैनल चला रही हैं, तो अब लोग देखेंगे, वो जानेंगे जो हम बोल रहे हैं, आप बोलते हैं, हम तथ्य रख रहे हैं। अगर लोगों को तथ्य पसंद आएगा तो वो हमारी बात मानेंगे, और हो सकता है उनके भी दिमाग में यही तथ्य हो, तो एक रीइंफोर्समेंट हो जाता है कि हाँ भाई ये ठीक बोल रहे हैं, तो इसलिए योगी जी सांप्रदायिक नहीं है। तो अब दोनों सब तो हर तरह का आपको मिल रहा है, तो उस बेस पे फिर जब पीपल आर वेल इन्फॉर्म्ड, they have information about each and every aspect of the situation, तो इसीलिए यही कारण है कि ऑपोजिशन सक्सीड नहीं कर रहा है। इनफैक्ट एक फेलियर के बाद दूसरे फेलियर पे जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि ठीक है ओवरऑल नहीं है, बट दे हैव देयर सक्सेसेस। बंगाल में क्या हुआ, तो सक्सीड कर गया, बट उसके और भी कारण थे, आज हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन द पॉइंट इज कि अब केरला में क्या है, वो चल रहा है। तो मतलब एक माइंडसेट जो बन चुके हैं ऑलरेडी, वो ब्रेक करने में टाइम लगता है। जो प्रोपेगेंडा ये जो यूपीए या जो ऑपोजिशन का है, देखिए वो पहले 60 साल तक तो विदाउट एनी कॉन्टेस्टेशन चला है, क्योंकि मीडिया सब उनके कंट्रोल में था। तो एक जो धारणाएं बहुत सारे लोगों की धारणाएं तो निकल भी गई हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। अब आज की डेट में यूपीए को 2019 में 10-11 करोड़ वोट्स मिले हैं, तो ऐसे लोग हैं, इतने लोग हैं जो अभी भी उस धारणा से हैं, जो प्रोपेगेंडा में आ गए हैं, ऑपोजिशन के जो फेक नैरेटिव में आ गए हैं, तो पर धीरे धीरे वो वीन ऑफ हो रहे हैं, तो टाइम लग रहा है उसमें, बट वो होगा। मैं जैसे मैंने पर्सनली भी मैंने बहुत फेस किया है। जैसे आपको पता है आई एम अ बंगाली, मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, हार्डकोर कम्युनिस्ट थी, बंगाल से हूँ, कम्युनिस्ट ही रहूंगी, पूजा पाठ नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी, हर चीज पे सवाल उठाना। फिर मैं लकीली मैं कुछ बहुत ही अच्छे लोगों से मिली, एंड वो मेरा ट्विटर पे आने के बाद ही हुआ। एंड देन नाउ दैट आई एम चेंजिंग, नाउ दैट आई एम सीइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो मुझे तो समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ गया है। बट यस, मैं क्या करती हूँ ना, मैं आर्ग्यूमेंट में नहीं जाती हूँ, क्योंकि यू कैन नॉट, सब कुछ है सामने, उसके बाद ना वो क्या हो जाता है कि अननेसेसरी लड़ाई हो जाती है। तो आई एम ट्राइंग इन दिस वे
और क्या करूं? नहीं, ये आप ही नहीं है, बंगाल में आप देखिए 2019 के इलेक्शन में और इवन जो अब हुए, तो बीजेपी कहाँ 10-11% वोट शेयर पे था। 2019 में 40% वोट शेयर हो गया था बीजेपी, मतलब तिगना, लगभग तिगना वोट शेयर हो गया था। तो मतलब बहुत से लोग इस जो भ्रम से बाहर आ गए, आ रहे हैं, बहुत आ सारे रहे हैं, जो कम थे वो बीजेपी में मिल गए। तो आ रहे हैं। ये हो रहा है, चेंज हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और आपने एग्जैक्टली। आपका अपना एग्जांपल दिया, मेरा ये कहने का मतलब है ऐसे करोड़ों और लोग हैं जो जो जिनका माइंडसेट चेंज हो गए हैं, और इसी वजह से हुए हैं क्योंकि आप जैसे हैं और लोग हैं, नेशनलिस्ट चैनल्स हैं, उन्होंने जो सही है अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए हैं लोगों को, वेल इन्फॉर्म्ड रखा है पब्लिक को, और उस बेस पे पब्लिक ने फिर डिसीजन लिया। एग्जैक्टली। नहीं, और ये जो मतलब योगी जी को जो कंटिन्यूअसली ब्लेम करते रहते हैं, मैंने जहां तक उनको जितना भी देखा है, जितना भी उनकी बातें सुनी है, इट्स द ओनली थिंग इज, जैसे आपने बोला, ही इज ऑनेस्ट, ही कॉल्स अ स्पेड। आपने सीना ठोक के, मुलायम सिंह जी ने सीना ठोक के बोला था हमने गोली चलवाई थी, और अगर ये होता तो हम और भी करते थे। तो जब आपने वो बात कही थी, तो आपने एक बार भी सोचा था कुछ? एंड जिन घरों से जिन घरों के लोग मारे गए थे, क्या उनके मन में कुछ भी नहीं रहेगा क्या? मतलब ये कहना कि गांधी जी ने बोला था कि अहिंसा, मगर सच्ची में इज इट प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल है क्या? और आप इतना सारा कुछ करेंगे? योगी जी ने सिर्फ पॉइंट आउट किया है, जैसे आपने बोला, पॉइंट आउट किया। और जब जब दोनों चीजें हमारे सामने है, तो आपको नहीं लगता है कि लोग भी जज कर रहे हैं, लोगों को भी पता है? बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट मैं एक और चीज आपको बताऊं जो मैंने अपने रिसर्च में, और इनफैक्ट जब योगी जी चीफ मिनिस्टर बने, इस बात की बहुत चर्चा टीवी चैनल्स में भी हुई थी कि एक योगी जी की ये जो कम्युनल इमेज है, इसमें इसको बनाने में ऑब्वियसली ऑपोजिशन और लटिन मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जब योगी जी सीएम बने, तो जब मीडिया गोरखपुर गए, उनका जो कार्यकाल, अपना जो उनका कार्यशैली है वो जानने के लिए, ऑब्वियसली जब सीएम बनता है तो आपको जानना पड़ता है कि वो आदमी कैसा है, कैसा नहीं है, क्या करता है। तो जब वो उनके मठ में गए, तो ये बातें बाहर आने लगी कि योगी जी के मठ में जो उनका जो मेन जो कॉन्ट्रैक्टर है मठ का, ही इज अ मुस्लिम पर्सन। वो कहीं भी मंदिर में जो धर्मशाला है, मंदिर है, गौशाला है, वो कहीं भी जाता है, कहीं भी जा सकता है। वो इतना फेथ है मोदी जी को उनपे। जो मठ के अंदर शॉप्स हैं, वो बहुत सारी शॉप्स मुस्लिम समुदाय के लोगों की हैं। और तो और, जब योगी जी अभी भी शायद जनता दरबार लगाते हैं, बट जब गोरखपुर में थे तब उनके पास टाइम था काफी, तो जनता दरबार रेगुलरली लगाते थे। तो उसमें बहुत सारे मुस्लिम्स आते थे। और इनफैक्ट ये भी कहना है लोगों का कि जब कहीं वो अगर दूर से पहचान जाते कि वो मुस्लिम है या मुस्लिम महिला है, अगर वो बुर्का पहन के आई हैं, तो वो सबसे पहले उनके पास जाते थे। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां मुस्लिम्स का लैंड ग्रैब हुआ है और योगी जी ने वो क्लियर करवाए केस। तो आज भी चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, ये गोरखपुर में जो मोदी से, सॉरी, योगी जी से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहे हैं, वो जानते हैं, वो वो दे ट्रस्ट हिम, दे हैव फेथ इन हिम। तो एक एक तो वो ह्यूमैनिटेरियन, जो जो एक्चुअली उनका जो अप्रोच है, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन। बट जो इमेज बना दी गई है लैटिन मीडिया ने, वो ऑफ अ कम्युनल और डिवाइसिव लीडर, वो एकदम गलत है, वो एकदम फेक है। मेरा मान, जो मैंने स्टडी किया है। तो हाँ, जी, प्लीज कंप्लीट करिए। नहीं बस आई सॉरी। थिंक का हाँ, समय भी हो गया, समय का अभाव है। मैं तो बस एक एक चीज आपको लास्ट पूछूंगी कि जो हमारे राइट विंग है, राइट विंग में मैंने बहुत सारे लोगों को ट्विटर पे भी देखा है कि दे डू नॉट लाइक दिस, जो ये आपने अभी बोला ना कि उनका मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, वो मुस्लिम से भी उनका अच्छा रिलेशन है, दे डोंट लाइक इट। एंड मतलब कहीं नहीं, इफ अ पर्सन, मैं तो बोल रही हूँ, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी के हो, अगर वो देश के प्रति ये नहीं है, लॉयल नहीं है, देन यू गो टू द कंट्री वेयर यू विल बी हैप्पी। वो तो मैं भी बोलती हूँ, मगर अगर वो देश का है, तो इज इट पॉसिबल
कि भाई यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, मतलब इस ये जो एक भावना चल रही है ना, व्हाई आर दे इवन एंटरटेनिंग, तो आप उन लोगों के लिए कुछ बोलेंगे? मैं ये बात मेरे से और लोगों ने भी बहुत बार पूछी है, तो मेरा इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ इसमें ईशा जी। एग्जाम्पल ये है कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का मुस्लिम विंग भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सिख का विंग भी है। तो जो जो उनमें मुस्लिम हैं वो क्या राष्ट्रवादी नहीं है? उनको क्या राष्ट्र में मतलब वो इक्वल सिटीजन नहीं है? तो द पॉइंट इज ईशा जी कि आई थिंक सम ऑफ अस आर गोइंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर। मैं नहीं मानता हूं, और जो मैंने रिसर्च और मेरी स्टडी किया और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि एक आम नागरिक जो है इस देश का वो कम्युनल नहीं है, वो सेक्युलर है। वो चाहे कोई भी हो, ऑब्वियसली मतलब 80% हिंदूज हैं, बट मैं कह रहा हूँ और भी जो हैं समुदाय के जो आम नागरिक हैं, ईशा जी हमारे साथ, आपके साथ, हम सबके साथ मुस्लिम्स काम करते हैं। मैंने बहुत सारे जो मेरे मुस्लिम जो कॉलीग्स रहे, मैंने बात की है उनसे, छोटे तबके के, ऊपर तबके के, उनको कोई कम्युनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। जो 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 मैं, अच्छा एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। मैंने एक स्टडी किया तो अपने अपने सर्कल में जो मुस्लिम जो लोअर तबके के जो मेरे साथ एम्प्लॉइज काम करते रहे हैं, तो जब आपको आपको मालूम है ये जो सेलिब्रिटीज हैं कुछ, ये जो बोलते रहते हैं कि डर लगता है, डर लगता है, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने ये छोटे तबके के मुस्लिम, क्योंकि दे आर सेलिब्रिटीज, पीपल लुक अप टू देम, तो मैं पूछा भैया वो सो एंड सो बोलते हैं कि डर लगता है, तो आपको डर लगता है? तो वो हंस देते हैं, तो कहते हैं सर सर ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो बोलते रहे, बोलते एक्टर है, इसको क्या मालूम। वो खुद ही बोलते हैं कि इन लोग को तो इतना ख्याति मिला है, इतना अवार्ड मिला है, इनको इतना प्रोटेक्शन है, ये अरबों खरबों में खेलते हैं, इनको किस चीज से डर लग रहा है? जब हम तो बेचारे यहाँ पे मतलब सर्वाइवल के लिए। सुबह हम तो अपना रोटी कमाते हैं, कुछ पैसा बनाते हैं, रात को खाते हैं, तो हमको नहीं डर लगता है। लेकिन हाँ, ये भी बात सच है ईशा जी कि कुछ लोग इस फेक नैरेटिव में आ जाते हैं। बट मैं ये फिर कह रहा हूँ कि आम जो मुसलमान है, आम जो हिंदू है, आम जो सिख है, आम जो कोई भी कम्युनिटी है, मेरे हिसाब से जो मैंने बोला, मुझे नहीं लग मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि वो सेकुलर है। और इंडिया सेकुलर है, ये हमारी जो संस्कृति है उस वजह से है। ये भी गलत नैरेटिव है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है सबसे ऊपर है, लेकिन हमें बिल्कुल इरेशनल भी नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से सब है, नहीं। इंडिया सेक्युलर इज बिकॉज ऑफ आवर रिच एंशिएंट ट्रेडिशंस एंड आवर कल्चर। इट इज नथिंग गॉट टू डू विद कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो अब बना है, वी आर अ सिविलाइजेशनल स्टेट, हमारी तो संस्कृति है हजारों साल पहले जा रही है। तो और जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप देखिए, ये जो वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उनको पढ़ के उनमें से सिमुलेट करके फिर बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है, वो यूके कॉन्स्टिट्यूशन से भी उठाया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से भी उठाया गया है। तो वो हमारा कल्चर नहीं दर्शाता है। वो ठीक है, वो प्रोसेस एक वे ऑफ वर्किंग है, वे ऑफ वर्किंग डिफाइन करता है हमारे लिए, जो कि सेकुलर है, विच इज इन लाइन विद आवर एंशिएंट ट्रेडिशंस। आज जी ही सॉरी, मैं क्लास हाँ नहीं मैं थोड़ा हूँ बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस नहीं, सब्जेक्ट, सो आई एम आई सॉरी। कैन अंडरस्टैंड। आपने ये जो बात बोली है ना, आज ही मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही थी बच्चों को मेरे एसएसटी के क्लास में, और मैंने एक्चुअली वर्ड यूज किया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। इफ आई क्रिटिकली अप्रिशिएट इट, जैसे इंग्लिश में होता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन करूंगी, तो मैं तो सीधे बोलूंगी कट कॉपी पेस्ट है। तो बच्चे सब मेरी तरफ देखे, मैं बोली एग्जैक्टली। अब इसमें इतने 38 के एक्ट का है, 1919 का एक्ट का है, और कितने सारे एक्ट्स उन्होंने डाला है का। यस देयर आर अदर्स आल्सो, मगर कट कॉपी पेस्ट ज्यादातर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कट कॉपी पेस्ट है। एंड अभी आई थिंक ऑब्सोलीट हो गया है। देयर इज इट्स फेयर टाइम टू चेंज। एक बात कह के मैं एंड करना चाहती हूँ।
हाँ यूके यूके आई थिंक यूके में तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं। मैंने जो कहा कि वहां से नहीं, मतलब बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि जो और कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस हैं वहां से उठाया गया है। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी मतलब उठाने में भी अकल चाहिए, और फिर अपना उसको अपना भी बनाया गया है, एक अपना फिर जो जो एनवायरनमेंट में ढाला गया हाँ है। तो बहुत बड़ा काम किया है डॉक्टर अम्बेडकर ने और टीम ने। तो मतलब इट्स अ फैंटास्टिक जॉब। और एक जैसे इट गिव्स अस अ डायरेक्शन, वो हमें डायरेक्शन देता है कि हमें किस तरफ चलना है, एकदम सही डायरेक्शन है। लेकिन जैसे आपने बोला, अगर हम ऑब्जेक्टिवली इवेलुएट करें तो ये बात फैक्ट है कि हमने और कंट्रीज के एक्सपीरियंस से इकट्ठा करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो कि होना भी चाहिए। ब्रिटिश एरा के जो कानून थे वो भी जो उनको लगा कि मॉडर्न एरा में, अभी बात क्या हो गया ना इतने साल। अच्छा ये टॉपिक तो हम फिर कभी आ जाएंगे, मेरे को एक कॉन्स्टिट्यूशन का करना है, वी विल डू इट सम अदर टाइम। बट मैं एक चीज बोल रही हूँ, जैसे आपने बोला है कि बेसिकली यू नो हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए इतना ज्यादा हम लोग अपने उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, अपने डे टू डे चोर्स में इतना घिरे हुए रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं मोस्ट ऑफ द इंडियंस कि दे डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस यू नो फाइट्स एंड एवरीथिंग। सबसे पहली बात। सेकंड बात है, जैसे मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे फादर ब्रदर हस्बैंड सब लेदर इंडस्ट्री में थे, कानपुर में थी, तो लेदर इंडस्ट्री आपको पता है। और मेरे अच्छे एक्सपीरियंस अगर है तो मेरे कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस भी है, बट यू नो दैट डजंट मीन कि मैं तलवार लेके हाथ में घूमती रहती हूँ। माय थिंग इज आप अपना जिंदगी जिए, मैं अपना जिंदगी जी रही हूँ। आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस यही सोचते हैं कि भाई लिव एंड लेट लिव, जाने दो, ठीक है, इट्स ओके। कहाँ किसको फुर्सत है, फुर्सत किसको है। बट बट वो है जरूर कि हर सोच का अपना जगह है, अपनी महत्व है। तो एग्जैक्टली वो भी, तो हाँ, एग्जैक्टली अगर एज लॉन्ग एज यू आर पीसफुल, अगर आप पीसफुल वे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट करते हैं, तो इन अ राइट वे, आई थिंक एग्जैक्टली वो भी जरूर। बिकॉज यू नो कई बार होता है कि एक एक्सट्रीम है तो दूसरी एक्सट्रीम, वो तो नेचुरली आना ही आना है। आना ही आना, आना ही आना, वो तो होता ही है, तो होता वो ही। ठीक है। लेकिन यू नो देन इवेंचुअली उसमें से जो एक निष्कर्ष निकलता है वो बहुत बढ़िया निकलता है, और एक मिडिल पाथ निकलता है। नहीं तो आपने जो बोला ना एकदम सहमत हूँ। और मैं एक बात तो बोल रही हूँ, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, इन दोनों के लिए ना हम लोगों के मन में अमित शाह जी हो जाए या लाल कृष्ण आडवाणी जी हो जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाए, सबके लिए ना हमारे मन में बहुत श्रद्धा है। श्रद्धा इसलिए है क्योंकि इन्होंने हमारी पहचान हमसे कराई है, हमको बोला है कि स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, बट दे डू नॉट टेल अस टू फाइट लिटरली, दे से स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, डोंट टेक नॉनसेंस। उसमें ना फर्क है। ये जो कम्युनल राइट्स कराने वाले जो एक्चुअली असली लोग हैं, उन लोगों को भी मुझे यही कहना है कि आप करो और नाम किसी और का दो। हम पागल नहीं है, लोगों को समझ में आता है, लोगों को सब समझ में आता है। और इसी के वजह से ना, चाहे कोई भी बोल दे कि परसेप्शन का बैटल बीजेपी हार रहा है और बीजेपी की प्रोपागेंडा अच्छे से नहीं होती है, मगर वोट्स काउंट, और वोट्स तो बीजेपी को ही मिल रहा है, तो कहाँ हार रहे हैं। मेरा तो यही सवाल है, कहाँ हार रहे हैं। हारते तो वोट्स कहाँ मिलती थी। तो जी ये जी सारी जी। चीजें आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज को इंट्रोस्पेक्शन की बहुत जरूरत है, एंड ये बचकानी हरकतें करना छोड़ देना चाहिए। लास्ट वर्ड्स फिर हम लोग रैप अप कर लेंगे। नहीं, बस आई थिंक अब समय का अभाव है, तो आई थिंक हमने अच्छा डिस्कशन हो गया, काफी लेंदी हो गया। योगी जी से भी थोड़ा हम और आगे चले गए। तो थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन, एंड यू नो थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। एंड फिर से आपको बुलाएंगे। आप तो मेरे चैनल पे एकदम हिट है। मैं जहाँ देखती हूँ मतलब व्यूअर्स का बहुत ज्यादा आपको फॉलो कर रहे हैं, एंड आपने मेरे चैनल का तो मैंने मतलब कानपुर के भाषा में सब बोलूंगी, चार चांद लगा दिया आपने मेरे चैनल का। सब सब आपकी मेहनत है, आपको नहीं, फॉलो आपका कर रहे हैं। आप लोगों से सीखने को मिल रहा है। एंड ओके श्रोता, थैंक यू वेरी मच। एंड हम फिर से लेके आएंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड देखिए जरूर आप लोगों को ऐसे ही और भी हम प्रोग्राम्स लेके आएंगे। शुभ रात्रि। थैंक यू।